अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि 24 साल जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मुआशरे के कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जद्दोजहद का असल मकसद है। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुश्किल वक्त में कामयाबी हासिल की। हमारी जिद्दोजहद का महवर हर कमजोर पाकिस्तानी है। कमजोर तबके के लिए सोचना असल ईमान है। मदीना की फलाही रियासत के तस्वर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। तालीमी निसाब में मदीना की फलाही रियासत का तस्वर शामिल करेंगे। शफकत महमूद से कहा है निसाब में रियासत मदीना का तस्वर शामिल करें। इब्तदाई तौर पर 8वीं और 9वीं जमात के लिए निसाब तैयार होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना अरकान ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने पर खराज तहसीन पेश किया। मुराद सईद का कहना था कि वज़ीर आज़म की क़ियादत में मुईशत को नई डायरेक्शंस मिल गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान आलम इस्लाम के नए लीडर हैं। फैसल वावडा ने भाषा डैम की तामीर शुरू होने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। शेख रशीद अहमद ने ML1 मंसूबे को बड़ी कामयाबी करार दिया। सानिया नश्तर ने कहा कि गुर्बत में कमी का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू हुआ। असद उमर ने मुल्की तरक्की के लिए हुकूमती मनसूबा बंदी से आगाह किया और कहा कि वज़ीर आज़म की कामयाब हिकमत अमली से कोरोना पर काबू पाया। वज़ीर आज़म क्रीज पर सेटल हो चुके, लंबी इनिंग्स खेलेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर ने कहा है कि अपोजिशन के लिए बुरी खबर है कि कप्तान क्रीज पर सेट हो गया है और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए मुकम्मल तैयार है। सच है, इमरान खान NRO देने के लिए किसी के साथ नहीं चलते। खान जो है वो लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल निजाम है और इमरान खान साहब तो हैं, वो तो सोलो प्लेयर है, वो दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते। हाँ, बिल्कुल इमरान खान जो है वो दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए NRO देने के लिए तैयार नहीं है और ना इंशाअल्लाह ताला कभी होंगे। इमरान खान 22 साल की जद्दोजहद के बाद, जिसकी कोई पाकिस्तान में, दोबारा मैं वही अल्फाज यूज करूंगा, जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, ग्रास रूट से स्ट्रगल करके वजीर आजम बने हैं। उन्होंने सबसे बड़ा, जैसे डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सटर्नल क्राइसिस का सामना किया जिस वक्त आए। उसके बाद भारत का चैलेंज कबूल किया जो बालाकोट के बाद सूरत हाल पैदा हुई। उसके बाद एक डिग्निटी, करेज और ग्रेस की कॉम्बिनेशन के साथ उस क्राइसिस को फेस किया, कोविड के क्राइसिस को फेस किया। तो मेरी जो तमाम ऑपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं जमहूरियत में हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। दूसरी तरफ वो सियासत है जहां जाती मुफादात का तहफ्फुज है। जाती मफादात की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हमारा मकसद हुकूमती कामयाबियों की तशहीर नहीं। जमहूरियत का एक बुनियादी फर्ज होता है कि आपकी हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह होती है। इससे पहले कि मैं अपनी वजारत के बारे में बताऊं, मैं ये जरूरी समझता हूं कि ये एक मौका है जिसमें कि हमने अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ना है कि ये मुल्क, इसका कयाम क्यों कर वजूद में आया। आज एक वो बयानिया है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जो सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। दूसरी तरफ वो सियासत है जिसमें कि जाती मफादात का हुसूल है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा है कि हमें डिफॉल्ट का खतरा था, हमने कर्ज लेकर खुद को बहुत कमजोर कर लिया था। हुकूमत ने बड़े फैसले किए,
IMF से ताल्लुक बनाया, दोस्त ममालिक ने आगे बढ़कर हमारी मदद की। माजी में लिए गए कर्ज के 5,000 अरब रुपए वापस किए, 20 अरब डॉलर खसारे को कम करके 3 अरब कर दिया। कि जो न्यूट्रल लोग हैं, जो फेयर माइंडेड लोग हैं, वो इन चीजों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और उसमें आपने देखा कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, उन्होंने इस चीज को सराहा है। आपने देखा कि IMF के बोर्ड ने इसको सराहा है। आपने देखा कि दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 188% इजाफा किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में। और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने 47% इजाफा किया है, और ब्लूमबर्ग जो कि एक दुनिया का बड़ा इदारा है, उसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट्स में शामिल किया है। तो ये चीजें जो हैं, इनका अब असर आने लगा है। जो हमने बजट दिया उसमें हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जो हमने बजट दिया उसमें हमने हजारों जो खाम माल की चीजें हैं उन पे इंपोर्ट के टैक्सेस सिफर किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत का पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने का मंसूबा नाकाम बनाया। पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला भरपूर तरीके से उजागर किया। दोस्त ममालिक से मुस्तहकम ताल्लुकात की पॉलिसी बनाई गई। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दाम बड़ी कामयाबी है। हिंदुस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ धकेला जाए, तन्हाई की तरफ, सफारती तन्हाई की तरफ। और हमारी कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 5 सालों में साबका हुकूमत का बेशतर अरसा ऐसा था कि आपके मुल्क का वजीर खारजा ही ना था। तो बहुत से आपके जो नुक्ता नजर है फोरम्स पर, वो पेश नहीं किया जाता था। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं, हमारे दोस्त हैं, उन रिश्तों को हम दोबारा रिवाइटलाइज करें और नई अंडरस्टैंडिंग जो है हम फोर्ज अलायंस जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग्स को फोर्ज करें। उसमें आपने देखा जहां तक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की उनकी कोशिश थी हिंदुस्तान की, उन्हें नाकामी हुई, पाकिस्तान को कामयाबी हुई। और आज अगर आप साउथ एशिया में देखें कि पाकिस्तान नहीं, जितनी मेंबर स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान के जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं उस पर उन्हें मोतरिज है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ऑपोजिशन ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कहते हैं बेरोजगारी की शरह बदतरीन हद तक बढ़ चुकी है। कश्मीर से सऊदी अरब तक हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम साबित हुई है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि PTI के 2 साल तबाही के साल साबित हुए। गवर्नेंस, खारजा पॉलिसी और मईशत तबाह हुई। अपोजिशन लीडर ने अपनी ट्वीट में कहा कि इमरान खान की बद इंतजामी ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सियासी इंजीनियरिंग के नाकाम तजर्बात की भारी कीमत आवाम को चुकाना पड़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहते हैं इमरान खान ने 2 साल में मईशत को तारीखी बदहाली का शिकार कर दिया। बेरोजगारी की शरह बदतरीन हद तक बढ़ चुकी है। इमरान खान के 2 सालों के दौरान जमहूरियत और इंसानी हकूक निशाना रहे। अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर से सऊदी अरब तक हमारी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए 2 साल नाकामी के साल रहे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की शरह बदतरीन हद तक बढ़ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक मुल्क में करप्शन पहले से भी बढ़ चुकी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह ने कहा है कि आज के दिन को यौम तबाही कहें तो गलत न होगा। वफाकी वज़रा ने आज तबाहकारियों से मुताल्लिक आगाह किया। मौलाना चांदी बोले खुशहाल पंजाब अब कंगाल कैसे हो गया, ये सुकरात नहीं अफलातून है। खान साहब गिनाते थे कि एक बच्चा जो है पाकिस्तान का वो कितना कर्जई है। अभी मैं वजीरों को चैलेंज करती हूँ कि अब बता दें जिस वक्त खान साहब आए तो हर बच्चा कितना मकरूज था, और अब जब खान साहब को 2 साल हो गए हैं तो हर बच्चा जो है वो कितना मकरूज है।
PTMIF ہمارے چیئرمین کہتے ہیں کہ اس وقت PTMIF کی حکومت ہے کیونکہ دونوں طرف PTMIF ہے. قرضوں کا پورا کے پورا بوجھ جو مہنگائی کی شکل میں ہے وہ آپ کے ہمارے اور ہمارے بچوں کے اوپر وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے یا مہنگائی کا بم جو ہے وہ گرا ہوا ہے. ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں ملک کی صورتحال کی. وہ آپ کو بتائیں کہ کشمیر میں کیا ہوا ہے, وہ آپ کو بتائیں گلگت کی الیکشن ہونے والی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ بتائیں پنجاب خوشحال پنجاب کنگال پنجاب کیسے بن گیا ہے, وہ کہیں جو لوگوں کا پنجاب سے ٹرکیں بھر کے آٹے کی سندھ میں ادھر جا رہی تھی وہ آج خود پریشان ہے آٹے کے لیے اور گندم کے لیے, وہ بتائیں. میرے خیال میں وہ اچھا ہے. MKM پاکستان نے ہنگامی APC کراچی کانفرنس کا اعلان کر دیا. خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں سندھ کو خطرہ سندھ حکومت کی پالیسیوں سے ہے. وفاق سے محاذر آئی سندھ حکومت کی الیکشن مہم ہے. بارش کا پانی, ٹڈی دل کا حملہ یا پھر دوسرے مسائل, ہر مرتبہ فوج کی مدد لینی پڑتی ہے. فوج کے پمپ چاہیے ہوتے ہیں, گاڑیاں ڈوب جائیں, افراد ڈوب جائیں تو نیوی کے غوطہ خور چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی فصلوں پہ سنڈی حملہ آور کرے تو آپ کو ایئر فورس سے طیارے چاہیے ہوتے ہیں. ہم نے شکریہ ادا کیا ہے. دیکھیے پرسوں تک جو کراچی کے لیے گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کمیٹی کراچی کا مستقل حل نہیں, یہ کمیٹی وقتی حل ہے, 2 مہینے 3 مہینے. ہم تو 4 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگڑا لولا بلدیاتی نظام, یہ نظام جان بوجھ کر اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اور کراچی کو تباہ کرنے کے لیے نافذ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کمیشن کی تشکیل کے خلاف اور رپورٹ کالعدم قرار دینے کی پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کر دی. عدالت نے چینی انکوائری رپورٹ قانون کے مطابق قرار دے دی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس لبنہ سلیم پرویز پر مشتمل ڈویژن بینچ نے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے خلاف شوگر ملز ایسوسی ایشن کی انٹر کورٹ درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے شوگر مل مالکان کی انٹر کورٹ اپیل خارج کرتے ہوئے فیصلے میں کہا ہے کہ انٹر کورٹ اپیل کو میرٹ پر نہ ہونے کی وجہ سے خارج کیا گیا ہے. شوگر انکوائری کمیشن کے ممبران سرکاری ملازمین ہیں اور درخواست گزار کی جانب سے کمیشن ممبران پر کوئی الزامات نہیں ہیں. عدالت نے 24 جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. عدالت نے انکوائری کمیشن رپورٹ کو برقرار رکھنے اور وفاقی حکومت کو انکوائری جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے. شوگر مل مالکان نے چینی انکوائری رپورٹ پر کارروائی روکنے کی استدعا کی تھی. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکر, سچ نیوز, اسلام آباد. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چینی کی قیمتیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اسلم کھوکر. شوگر مافیا کے سامنے حکومت بے بس. تمام تر دعووں, کارروائیوں اور مافیا کو لگام ڈالنے کی باتیں ہوا میں اڑا دی گئیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومتی ریٹ کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے. شوگر مافیا بے لگام ہو چکا ہے اور اپنی من مرضی کی قیمتیں وصول کر رہا ہے. روزانہ چینی مہنگی ہو رہی ہے, کبھی بتا رہے ہیں 470 ہے, کبھی 460. مہنگی ہو رہی ہے. چینی کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے نا مہنگائی ہے کافی. ہم لوگ مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, غریب لوگ ہیں, 300-400 کی دیہڑی لگا رہے ہیں, اس پہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. چیک اینڈ بیلنس بالکل کوئی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کے پاس سٹاک پڑا ہے اس کا اپنا ریٹ ہے. یہی حال ملوں میں ہے, یہی حال یہاں آڑتوں کا ہے جن کے پاس کافی سٹاک پڑا ہوا ہے. آج دیں گے 47 کی, کل دیں گے وہ 5000 کی, اور یہ بتا بھی رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہمیں چینی مہنگی ملتی ہے تو ہم بھی مجبوراً مہنگی بیچتے ہیں. ساتھ ساتھ چینی مزید مہنگی ہونے کی نوید بھی سنا دی ہے. چینی اس لیے مہنگی بیچنے کیونکہ تقریباً 95-96 روپے بازار سے چینی مل رہی ہے. ہم تو خرید بیچ رہے ہیں, ہمارا منافع بھی نہیں سال کما رہے ہیں. بازار میں بہت تیز ہے چینی کا ریٹ, ہماری مجبوری ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی جانب سے مناسب کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے شوگر مافیا دھڑلے سے قیمتوں کا تعین کرنے میں مصروف ہے. چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آ رہی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چینی کی قیمتیں یہاں نہیں رکیں گی بلکہ ان میں مزید اضافہ ہوگا. کیمرہ مین ارشد ستی کے ساتھ محمد اسلم کھوکر, سچ نیوز, اسلام آباد. تحریک انصاف حکومت نے 2 سال میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. چینی 40 روپے, دال ماش 91, دال مونگ 116, آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اوز 232 روپے مہنگا ہوا. مہنگائی کی اوشرہ 10.74% رہی. اس پر رپورٹ کریں گے کامران چودھری.
महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया जरूरिया, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च सब कुछ महंगा हो गया। 2 साल के दौरान चीनी की औसतन कीमत 40 रुपए 8 पैसे फी किलो तक बढ़ गई। अगस्त 2018 में चीनी की औसतन कीमत 55 रुपए फी किलो थी, जो बढ़कर अब 95 रुपए फी किलो हो चुकी। अगस्त 2018 तक अगस्त 2020 दालों की कीमतों में भी होशरवा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 साल के दौरान दाल माश की कीमत में 91 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात की सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 2 साल के दौरान दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए फी किलो महंगी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा दौर में आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपए तक महंगा हुआ। इसी तरह से ताज़ा दूध 17 रुपए फी लीटर, जबकि दही की कीमत में 16 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौरे हुकूमत में आलू 33 रुपए, प्याज 3 रुपए फी किलो तक महंगे हुए। मुर्गी जिंदा ब्रायलर 8 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। अगस्त 2018 तक अगस्त 2020 2.5 किलो घी का टीन 160 रुपए तक महंगा हुआ। इसी तरह से महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2019-20 में महंगाई की औसतन शरह 10.74% रही, जबकि माली साल 2018-17 में महंगाई की औसतन शरह 4.68% थी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगीं, जिससे हर शहरी परेशान दिखाई देता है। लोगों का कहना है कि चीनी, आटा, सब्जियां, दाल, गोश्त हर शे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शहजादा मोइन। महंगाई महंगाई हाय महंगाई। लोगों ने तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल होने और हर चीज को महंगा करने पर दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस हुकूमत ने चीनी, आटा, सब्जी, दाल, गोश्त हर चीज की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया है। गन्ने के तो गन्ना 200 रुपए मन चल रहा है और चीनी 110 रुपए। ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रही भाई। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी मर रहा है बिल्कुल। इस कदर के हर चीज में पैसा बढ़ा दिया और एक पैसा नहीं बढ़ाया, 20 रुपए बढ़ाया हर चीज के ऊपर। लोगों का मजीद कहना था कि चीनी की कीमत 2 साल पहले 55 रुपए थी, लेकिन अब 110 रुपए किलो मिल रही है, जिसके बाइस हमने चाय और शरबत पीना ही छोड़ दिया। सारी चीजें महंगी हैं, आप जिसको भी हाथ लगाए करंट ही मारता है। चाय पीना छोड़ दी, बस ये इतनी सस्ती हो गई कि चाय पीना, शरबत पीना छोड़ दिया हमने। गरीब आदमी के लिए सिर्फ समंदर रह गया भाई। हुक्मरान यही कहेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करना उसने कुछ नहीं है। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है, जबकि लोग पिछली हुकूमतों को याद करते भी दिखाई दे रहे हैं। अरे हमने तो तब्दीली के नाम पर नारा दिया कर, हमने सबसे बड़ा गुनाह किया था। हमने ये देने आए थे लोगों को, ये उल्टा ले रहे हैं। इन लोगों ने तो साबित कर दिया कि हम लोग नवाज शरीफ को इतना बुरा भला, जरदारी को बुरा भला कहते थे, मगर इन्होंने आज हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि वो इनसे बेहतर थे। इस हुकूमत ने 2 साल के अरसे में महंगाई की शरह 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी है। माली साल 2019 और 20 में महंगाई की औसत शरह 74.10% रही है। कैमरामैन सराज अब्बास के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 2017 में दी गई गंदम पर नैब ने सवालात भेजे, जिसका आइन और कवानीन का हवाला देकर जवाब दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब को जवाब दिया, हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती है। गंदम केस वजीर आला सिंध नैब सक्खर में पेश अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा अरसाल किया गया था, जिसके जवाबात जमा कराने उन्होंने नैब सक्खर के ऑफिस में अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सिंध का कहना था कि 5 रोज पहले 2017 में दी गई गंदम पर नैब ने सवालात भेजे। नैब को आइन और कवानीन का हवाला देकर जवाब दिया है। सवालात उनके थे, उसमें आइन और कानून की शिकों का हवाला देके उनको जवाब दिया कि जी सवाल बेसिकली ये थे कि समरीज कैसे मूव होती है, कॉम्पिटेंट कौन होता है, अप्रूव कैसे करते हैं। एक एक चीज आइन और कानून के मुताबिक हुई भी है। प्रॉब्लम जरूर है कि जो कुछ रिकवरी हो नहीं सकी लोगों से, ये चीज क्लियर करने की जरूरत थी और मेरा ख्याल है मैंने वो जवाब दे दिए, क्लैरिफिकेशन दे दिए। जराये का कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी गोदामों से 2017 में सब्सिडी पर गंदम जारी की गई थी और गंदम की मद में 13.5 अरब रुपए प्ली बार्गेन की मद में वसूल किए गए, जबकि 1.5 अरब से ज्यादा रकम अब भी मिल मालकान पर वाजिबुल अदा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शराब लाइसेंस इजरा केस में नैब में जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया कि शराब लाइसेंस के इजरा में कोई किरदार अदा नहीं किया। उस्मान बुज़दार की जानिब से एडवोकेट जनरल पंजाब ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया।
शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुसदार ने नैब में जवाब जमा करवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने वजीर आला की तरफ से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवाया। वजीर आला ने तहरीरी जवाब में लिखा कि कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, शराब लाइसेंस इजरा में कोई किरदार नहीं। आज तक शराब के कुल 11 लाइसेंस जारी किए गए, जिनमें 9 लाइसेंस डीजी एक्साइज ने खुद जारी किए। उस्मान बुसदार ने नैब को आगाह किया कि डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल के लाइसेंस इजरा की पहली समरी तैयार न होने की बुनियाद पर वापस भिजवाई, जो दोबारा वजीर आला सेक्रेटरीट मंजूरी के लिए भिजवाई गई। वजीर आला पंजाब ने जवाब में लिखा कि एक्साइज के वजीर ने मुतलका होटल को दिया गया शराब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया था, जिसे अदालत ने 2019 में बहाल करने का हुक्म दिया। निजी होटल के लाइसेंस पर आज तक एक भी शराब की बोतल फरोख्त नहीं हुई। उस्मान बुसदार का कहना था कि नैब की जानिब से इंक्वायरी में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अस्करी क़यादत सऊदी अरब में आर्मी चीफ की अहम मुलाकातें, दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई, जिसमें दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। इससे कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर रियाज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद और कमांडर जॉइंट फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तरबियत और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं कि पाक फजाइया की शानदार तारीख इस बात की गिमास है कि कोई भी पेशावर फौज तादाद और साजो सामान की किल्लत को अपने अज़्म व हिम्मत और बेहतर तरबियत से मुतवाज़िन कर सकती है। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सलेंस में मुनक़दा कैडेट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में सरबराह पाक फजाइया ने कहा कि असरे हाजिर में दरपेश चैलेंजेस और उनसे मुंसलिक हिकमत अमली से अच्छी तरह आगाह होकर ही हम पाक फजाइया में बेहतरीन अस्करी तरबियत के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं। पेशावराना महारत और सच्ची लगन के साथ साथ बेहतरीन नज़्म ज़ब्त और कॉमरेडशिप पाक फजाई के नस्बुलैन की मौसर तकमील के लिए जरूरी है। सरबराह पाक फजाइया ने ग्रेजुएट होने वाले अफसरान में असनाद और इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान दुश्मन फिर सरगर्म हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ रॉ और NTS का गठजोड़ सामने आ गया। पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की मंसूबाबंदी की गई। कल-अदम TTP को मुनज़्ज़म करने का इंकशाफ भी हुआ है। पख्तीका और कैंटर में कल-अदम तंजीमों के इजलास में बेनजीर कत्ल में मुलव्विस इकरामुल्लाह तुराबी ने भी शिरकत की। रॉ और NDS का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। अफगान अमन अमल को सबूताज करने की घिनौनी साजिश सामने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियां जहर उगलने लगी। हज़ पाक के खिलाफ कल-अदम TTP को मुनज़्ज़म करने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक रॉ NDS की सरपरस्ती में जमातुल अहरार और दीगर जमातों का कल-अदम TTP से इत्तेहाद हुआ है। टीका और कंटर में कल-अदम तंजीमों के इजलास में रॉ और NDS एहलकार शरीक थे। ज़राए का कहना है कि इकरामुल्लाह तुराबी दोबारा अफगानिस्तान पहुंचकर कल-अदम तंजीम के साथ मिल गया है। इकरामुल्लाह बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़मान में से एक है। अफगानिस्तान में होने वाले पाकिस्तान दुश्मन इजलास में इकरामुल्लाह तुराबी भी शरीक था। इकरामुल्लाह तुराबी को अफगानिस्तान में इत्तेहादी फौज ने गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया था। वो पाकिस्तान में अदालती जमानत पर रिहा हुआ था। पाकिस्तान दुश्मन इजलास में पाक फौज, पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों की मंसूबाबंदी की गई। इजलास 16 अगस्त को अफगानिस्तान में हुआ था। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कोविड-19 की वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश की मंजूरी दे दी है और चीन की 2 कंपनीज हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से इस वैक्सीन की तैयारी पर काम कर रही हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना वैक्सीन की इंसानी आजमाइश की इजाजत दे दी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, इस्लामाबाद और कराची यूनिवर्सिटी में कायम इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में इन आजमाइशी मरहलों की निगरानी की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि किसी भी वैक्सीन का पाकिस्तान में ये पहला क्लिनिकल ट्रायल होगा, जिसमें चीन की कंपनियां कैंसानो बायोलॉजिक्स और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इश्तराक हासिल होगा।
कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ने ए और ओ लेवल की डाउन ग्रेडिंग वापस ले ली। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि स्कूलों के लिए भेजे गए ग्रेड्स कम नहीं होंगे। लेवल और ओ लेवल वाले तसल्ली रखें, कैम्ब्रिज ने डाउन ग्रेडिंग वापस ले ली। वफाकी वजीर को अनथक कोशिशों पर खुशी। कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन ने पाकिस्तान में अपनी इम्तिहानी सीरीज जून 2020 के ए लेवल और ओ लेवल के नताइज में डाउन ग्रेडिंग वापस लेने का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है कि नए फैसले के तहत जो ग्रेड जून 2020 सीरीज में जारी किए गए हैं वो मुतलका स्कूलों की जानिब से भिजवाए गए मुतवक्के ग्रेड से कम नहीं होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि हुकूमती अनथक कोशिशें कामयाब रहीं और एक बड़ी खुशखबरी मिली। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि जून 2020 के ग्रेड स्कूलों के भेजे गए ग्रेड से कम नहीं होंगे। कैम्ब्रिज इंतजामिया की जानिब से नए ग्रेड से जामियात को आगाह कर दिया जाएगा और मजीद तफसीलात 19 अगस्त को जारी होंगी। वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हर 4 माह बाद मेरे जाने का शोशा छोड़ दिया जाता है। डबल डेकर बस सर्विस के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साजिशें करने वाले लोग मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं चाहते। साजिशी अनासर मुल्क की तरक्की के खिलाफ हैं। डबल डेकर बस से सियाहत को फरोग मिलेगा। जो साजिशें करते हैं वो लोग करते हैं कि मुल्क और ये सूबा तरक्की न करे। हर 4 महीने के बाद एक शोशा छोड़ दिया जाता है ताकि जिस मंजिल से जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उसको रोका जाए, उसको उनकी जो तवज्जो है लोगों की उनको डाइवर्ट कर दी जाए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हर 4 माह बाद मेरे जाने का शोशा छोड़ दिया जाता है, जबकि लाइसेंस के अजरा के हवाले से केस अदलिया में है। इस पर मजीद बात नहीं करूँगा। ये इलामा इकबाल पार्क से यहाँ से स्टार्ट लेगी रावलपिंडी से और ये सियासी मकामात पे होती हुई फैसल मस्जिद में जाएगी, फिर ये जू में जाएगी और इसी तरह स्टॉप ओवर जो होंगे वहाँ से स्टॉप ओवर करती हुई वापस यहाँ ही आएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत का सिलसिला जारी है। बारामूला में भारतीय फौज की नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के नतीजे में 3 कश्मीरी शहीद हो गए। जन्नत नजीर वादी के जिला बारामूला में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके घर घर तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान एक घर को भी तबाह किया गया। बारामूला के इलाके में हमले के दौरान हलाक होने वाले भारतीय फोर्सेज के एहलकारों की तादाद 5 हो गई। लबनान के साबिक वजीर आजम रफीक हरेरी के कत्ल में हिजबुल्लाह क़यादत और शाम के मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। नीदरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल ने केस का फैसला सुना दिया। रफीक हरेरी 14 फरवरी 2005 को बैरूत में हुए बम धमाके में जाबहक हो गए थे। लबनान के साबिक वजीर आजम रफीक हरेरी के कत्ल के इल्जाम में मुबैना मुलव्विस 4 अफराद पर जारी मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद पर 2005 में लबनान के साबिक वजीर आजम रफीक हरीरी और 21 अफराद को बम धमाके में हलाक करने का इल्जाम था। तहम उनमें से एक मुस्तफा बदरुद्दीन मई 2016 में शाम के सदर मकाम दमिश्क में एक हमले के दौरान जाँ बहक हो चुके हैं। फैसला सुनाने के वक्त रफीक हरीरी के बेटे साद हरीरी भी अदालत में मौजूद थे। नीदरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्राइब्यूनल ने केस का ट्रायल 2014 में शुरू किया। ट्रायल के दौरान 297 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। अदालत का कहना है कि रफीक हरेरी के कत्ल में हिजबुल्लाह क़यादत और शाम के मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। खेल के मैदान से आपको खबर दें कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने आईसीसी के ट्रांसक्रिप्ट पर पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा करा दिया। साबिक कप्तान कहते हैं कि बोर्ड के पास कुछ नहीं। राशिद लतीफ अताउर रहमान के सवालों के जवाब दें। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हुसैन। आईसीसी ट्रांसक्रिप्ट पर पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मलिक ने कहा कि उन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं, अदालत ने उन पर पाबंदी नहीं, सिर्फ जुर्माना किया। पीसीबी ने क्रिकेटर्स का केस हल करने की बजाय खराब किया। इनके पास ना स्क्रिप्ट है ना कुछ है, ये इन्होंने आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ है मेरे लिए कि ये खुद ही इन्होंने मुझे लगता है एक कहानी बनाई हुई है। सलीम मलिक का कहना था कि उनका नहीं ख्याल कि आईसीसी ने पीसीबी से कुछ मांगा है। अगर उनसे कुछ दस्तावेजात मांगनी होती तो लेटर अरसाल करते। साबिक क्रिकेटर ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की कि वो क्रिकेट पर भी कुछ ध्यान दें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिस वजह से वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेट का ही वो स्लोगन इस्तेमाल किया था उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हुए, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये क्रिकेट तो बिल्कुल हमारी नीचे चली गई है। सलीम मलिक ने कहा कि साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने अपनी कप्तानी के चक्कर में पूरी टीम को खराब किया।
हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।